हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है बॉर्न लायर्स। इसका मतलब क्यों हम धोखेबाजी के बिना नहीं जी सकते। इनका लेखक का नाम है इयान लेस्ली। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। बॉर्न लायर 2011 में आई यह किताब झूठ बोलने के पीछे की हकीकत से पर्दा उठाती है और बताती है कि इसका हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार है। अनचाही गलती होने के बजाय झूठ ने न सिर्फ हमें स्मार्ट बनाया है बल्कि बहुत सारी ज़िंदगियां भी बचाया है, और यह हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। इस समरी में आप इसके पीछे की हिस्ट्री और न्यूरो साइंस जानेंगे। क्यों हर कोई झूठ को पकड़ पाना नामुमकिन है और इंसान की ज़िंदगी का सेंटर झूठ कैसा है। यह बुक किसके लिए है? एडवर्टाइजिंग में काम करने वाले लोगों के लिए, साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स के लिए, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए। अध्याय नंबर 1, झूठ हमारी पहचान का एक ज़रूरी हिस्सा है। जब हम छोटे होते हैं तभी से हमारे माँ बाप और बड़े बताने लगते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यकीनन सच्चाई हमारे कल्चरल में है। 10 कमांडमेंट्स हमें झूठी गवाही ना देने के लिए कहते हैं। सेकुलर इंस्टीट्यूशन भी इसी बात को दोहराते हैं। फिर भी हम में से बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, और कभी कभी हम यह चालाकी की वजह से करते हैं, और कभी कभी अपने फ्रेंड्स के नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए कभी कभी हम बिना जाने ही झूठ बोल देते हैं, जैसे हमारे डीएनए में ही झूठ हो। और शायद यह भी हम सच में पैदाइशी झूठे हैं। हम सच को घुमाना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, एक ऐसी स्किल जो हमें ह्यूमन सोसाइटी में सर्वाइव करने में मदद करती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम खुद को और एक दूसरे को धोखे में रखते हैं, कोई बदनीयती की वजह से नहीं बल्कि हमारी आदत और ज़रूरत की वजह से। चलिए झूठ बोलने के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं और पता करते हैं कि क्यों हमारा दिमाग हमसे ऐसा करवाता है जबकि हम नहीं चाहते। इस समरी में आप जानेंगे कि 9 महीने का छोटा सा बच्चा भी झूठ बोल सकता है, कैसे कभी कभी झूठ से हमारी सेहत को फ़ायदा होता है और हमारी बहुत सारी यादें झूठ पर बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपने आप को एक ईमानदार इंसान समझते हैं फिर भी आप हर वक्त झूठ बोलते होंगे। दूसरी तरह कहे तो आप धोखेबाजी की नीयत से झूठ बोलते हैं। हो सकता है इन झूठ के पीछे कोई गलत नीयत ना हो, अक्सर ऐसा होता भी नहीं है। झूठ बोलना बस हमारी नेचुरल आदतों में शामिल है। झूठ बोलने के पीछे कई वजह होती है, जिनमें से ज़्यादातर हमारे सोशल नेचर से आती है। एक सामाजिक प्राणी होना आसान नहीं है। आपको बहुत सारे रिश्तों को संभालना होता है। कुछ भी करने से पहले सोचना होता है कि यह सामने वाले पर क्या असर डालेगा और कैसे अपने आसपास के लोगों को एक्शन और रिएक्शन पर रिएक्ट किया जाए। यह सोच हमें पूरी तरह से थका देती है। 1976 में अकादमिक निकोलस हम्फ्री द्वारा पेश किए गए हिपोथेसिस सोशल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। यह डिस्कवर किए बहुत वक्त नहीं हुआ था कि धोखा देना सोसाइटी में गलत चीज़ है। मान लीजिए किसी गुफा में रहने वाले को ज़्यादा खाने की ज़रूरत थी। यह महसूस करने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि उसे दूसरों से जो मिला है उसे छुपाकर कहे कि उसे तो उसका हिस्सा दिया ही नहीं किया। सोसाइटी में हमारे लिए मुश्किलें, कंपटीटर्स और दुश्मन मौजूद होते हैं, जिन्हें दारकिनार करने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। 1980 के दशक में प्राइमेटोलॉजिस्ट रिचर्ड बने और एंड्रयू वाटसन ने पाया कि प्राइमेट भी आगे बढ़ने के लिए झूठ बोलते हैं। एक बार 2 छोटे चिंपांजीज को खाना ढूंढते हुए देखा गया। जब उन्होंने एक बड़े चिंपांजी को देखा तो जल्दी से बैठ गए, अपना सर खुजाने लगे और ऐसा दिखाने लगे जैसे कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था। जैसे ही बड़ा चिंपांजी चला गया
और दोबारा अपने काम में जुट गए। इस तरह की धोखेबाजी के लिए अक्लमंदी की ज़रूरत होती है। बड़े चिंपांजी को यकीन दिलाने के लिए दोनों छोटे चिंपांजी को वक्त का और अपने हाव भाव का ध्यान रखना था, ताकि उनकी हरकतें यकीन करने लायक न हो सके। बर्न और वाइटन के मुताबिक इंसान की अक्लमंदी कामयाब धोखेबाजी के इन्हीं सिनेरियोज से इवॉल्व हुई है। कुल मिलाकर झूठ बोलना हमारी पहचान का अटूट हिस्सा है। अध्याय नंबर 2। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने जाना कि झूठ कब बोलना चाहिए। सच तो यह है कि हमें यह सिखाए जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि झूठ कैसे बोला जाए। यह ऐसी चीज़ है जो अपने आप होने लगती है। आपको याद होगा कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने भाई बहनों के बारे में झूठी कहानियाँ बनाकर अपने पेरेंट्स को बताते थे ताकि उन्हें डांट खिलाई जा सके। लेकिन असल में हम बहुत पहले से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में इनमें बहुत मासूमियत भरी होती है। मिसाल के तौर पर एक 9 महीने का बच्चा अपने आसपास के बच्चों को हंसते हुए देखकर कभी भी हंसने की एक्टिंग कर सकता है। 4 साल की उम्र तक हम बेहतर झूठे बन जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप 3 साल के बच्चे से पूछें कि उसने बिस्किट लिया है या नहीं तो वह जल्दी एडमिट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि 4 साल का बच्चा झूठ बोल दे या किसी दूसरे को ब्लेम कर दे। इस बदलाव को साइकोलॉजिस्ट थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। लगभग 4 साल की उम्र तक दूसरों के दिमाग से अलग हम यह समझने लगते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और लोग इसके बारे में नहीं जान सकते। इसलिए 3 साल का बच्चा सच बोल देगा क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाले की हकीकत के बारे में पता है। लेकिन 4 साल का बच्चा समझने लगता है कि सामने वाला उसका दिमाग नहीं पढ़ सकता और वह पकड़े जाने से बच सकता है। वक्त के साथ जैसे जैसे हम ज़्यादा सोशल होते हैं हम झूठ बोलने के सही वक्त के बारे में जानने लगते हैं। स्कूल में हमें दूसरों से फीडबैक मिलने लगता है और यह हमें झूठ बोलने के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले यह है कि अगर हम हर वक्त झूठ बोलेंगे तो इसकी क्रेडिबिलिटी खो देंगे। हम यह भी जान जाते हैं कि कुछ झूठ दूसरे झूठ से ज़्यादा रिस्की होते हैं। मिसाल के तौर पर अपने करीबी दोस्त से झूठ बोलने का नतीजा किसी अनजाने इंसान से झूठ बोलने के नतीजे के कंपैरिजन में बहुत बुरा हो सकता है। इससे हमें पता चलता है कि कब झूठ बोलना चाहिए और कब नहीं, और इस बात का ख्याल हम अपने वर्क प्लेस और दूसरे रिश्ते में भी रखते हैं। झूठ बोलने वाले को पहचान पाना मुश्किल है और हर वक्त झूठ बोलने से बचना हमारी सोच से ज़्यादा आसान। कुछ लोग दूसरों से बेहतर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते वक्त कुछ लोग सहमे हुए तो कुछ लोग स्मूथ और कॉन्फिडेंट होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है जिससे झूठ बोलने वाले को पहचाना जा सके। लेकिन फिर भी कुछ साइन समझकर ऐसा किया जा सकता है। किसी के झूठ को पकड़ने के लिए उसके फेशियल एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिए। अमूमन सच्चाई लोगों के चेहरे पर उतर जाती है। मिसाल के तौर पर चिक्स तक पहुंचने वाली मुस्कुराहट सच्ची खुशी का साइन है। तो अगर आपकी कोवर्कर कहती है कि आपका प्रमोशन ना मिलने पर उसे बुरा लगा, आप उसके चेहरे पर ध्यान दे सकते हैं और उसके चिक थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो इसका मतलब है वो अपनी खुशी छुपाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ झूठ बोलने में एक्सपर्ट लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर कंट्रोल कर लेते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ना पकड़े जाने के लिए किस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाना चाहिए। हालांकि हम अक्सर झूठ बोलने से बच सकते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट एमिली प्रोनिन बताती है कि किसी भी सोशल सिचुएशन में झूठ बोलने वालों को ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम क्या सोच रहे हैं इस बारे में सिर्फ हमें पता होता है, जबकि दूसरे सिर्फ हमारा फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं। तो अगर आप किसी को उसके बोरिंग वैकेशन के फ़ोटोज़ के बारे में लवली का कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो सिर्फ आपको पता होता है कि आप क्या सोच रहे हैं। सामने वाले तक सिर्फ आपकी स्माइल और वर्ड्स पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लग सकता है कि आपको मज़ा आ रहा है। कुछ लोग सिर्फ चेहरे पर ही जाते हैं। हमें लगता है कि मुस्कुराहट सिर्फ एक मुस्कुराहट है, जबकि उन्हें नहीं मालूम होता है कि मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारे ख्याल चल रहे होंगे। जैसे हम इस बात का ज़्यादा ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम दूसरे के झूठ को पकड़ सकते हैं,
वैसे ही हम इस बात को भी ओवर एस्टिमेट करते हैं कि सामने वाला हमारे झूठ को पकड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे एक्सप्रेशन सच है, एकदम वैसे ही जैसे हम उनके एक्सप्रेशन के बारे में सोचते हैं। तो जब हम झूठ बोलते हैं, असल में हमें जितना लगता है हम उससे ज़्यादा सेफ होते हैं। अध्याय नंबर 3, मशीन झूठ पकड़ने का कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है। अच्छा, तो अगर हम झूठ नहीं पकड़ सकते तो हमारे पास मशीन भी तो है ना। हम सब ने पॉलीग्राफ मशीन के बारे में सुना है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इसमें काफ़ी खामियां हैं। पॉलीग्राफ मशीन बहुत सारे साइकोलॉजिकल फीचर को मॉनिटर करके काम करती है, जैसे कि शरीर का ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट, और फिर इनके बीच के फ़र्क को एक पेपर पर नोट कर लेती है। यह काम इस आधार पर किया जाता है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और मशीन इसे नोट कर लेती है। हालांकि 1920 के दशक से इसे पुलिस ने खूब इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी इसका रिजल्ट 100% सही नहीं रहा। ब्लड प्रेशर गिरने के कई रीज़न हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जब सामने वाला गलत तौर पर फंसा दिए जाने और जेल भेजे जाने के लिए डरा हो तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और यही वजह है कि पॉलीग्राफ मशीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन पॉलीग्राफ की कमी के पीछे एक और वजह भी है, एक ऐसी वजह जो इस मशीन के फुल प्रूफ लाई डिटेक्टर होने के इम्पॉसिबल बनाती है। अक्सर लोग अपने झूठ पर यकीन कर लेते हैं। जब हम किसी चीज़ को याद कर रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग पर प्ले का बटन नहीं दबा रहे होते, बल्कि अपने दिमाग में एक सीन क्रिएट करते हैं जिस पर हमारे आसपास के माहौल का असर पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी माँ बार बार यह बात कहती है कि उन्हें वह पर्पल शर्ट बहुत पसंद थी जो आप बचपन में पहनते थे, आप उस शर्ट के ग्रीन होने के बावजूद उसे पर्पल की तरह याद करने लगते हैं। इस तरह की गलत यादें हैं हमारे दिमाग में इंटेरोगेशन के दौरान भरी जा सकती हैं। जब इंटेरोगेट करने वाला कुछ इस तरीके से बात करता है, हम जानते हैं कि तुमने यह क्या किया, इसलिए मान लो कि तुमने उस पर चाकू से हमला किया। यह कई घंटों तक हो सकता है। इस प्रेशर की वजह से आरोपी वह याद करने लगता है जो कभी हुआ ही नहीं, और इस तरह से वह ऐसे गुनाह कबूल कर लेता है जो उसने कभी किया ही नहीं। चूँकि आरोपी ने उस पर लगाए जा रहे इल्ज़ाम पर यकीन कर लिया है, तो कोई भी मशीन उसकी कही गई बात को सच ठहराएगी। 1994 के नो फॉर्क फॉर केस में भी ऐसा ही हुआ था, जिसने 19 साल की लड़की मिशेल से रेप का इल्ज़ाम गलत तौर पर कन्फेस कराया गया। झूठ से झूठ बोलना भी इंसानी फितरत में शुमार है। जिस तरीके से हमारी यादें बदल सकती हैं, आपके सामने यह सवाल आ सकता है कि क्या कभी हम किसी चीज़ को सब्जेक्टिवली ले सकते हैं। हमारा दिमाग बहुत सारे काम करता है और वह भी हमें धोखा दे सकता है। हम हकीकत को एकदम वैसे ही एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हमारा दिमाग रियलिटी को फ़िल्टर कर हमें पर्सन के हिसाब से चीज़ें डिलीवर करता है। किसी कलर ब्लाइंड और एक काम से ना सुन पाने वाले का परसेप्शन पूरी तरीके से सुनने और कलर की बेहतर समझ रखने वाले से अलग होगा। हमारा दिमाग जानबूझकर कुछ परसेप्शन में बदलाव कर देता है। मिसाल के तौर पर, हम किसी पहाड़ को हकीकत से ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला समझ सकते हैं। जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो यह चीज़ें और बढ़ जाती है, या फिर जब हम ठीक नहीं होते हैं या हमारे कंधे पर ज़्यादा बोझ होता है, तब हमें चोट से बचाने के लिए यह दिमाग का एक तरीका है। अपने बिलीव को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ से झूठ बोलना भी कॉमन है। हम अपने बिलीव्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं। यह हमारे आइडेंटिकल कैरेक्टर्स में से एक है। जो भी ये चीज़ें या इन्फॉर्मेशन हमारे बिलीव्स के खिलाफ होती है, उन्हें हम झूठा समझ लेते हैं। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। यह हम अपने बिलीव्स को दोबारा आंकने के बजाय इन्फॉर्मेशन को गलत ठहराने के लिए इनकरेज करता है। यह लोगों को एडिक्ट होने की हकीकत एडमिट करने से रोकता है, जबकि यह सोचने के लिए इनकरेज करता है कि हर रोज़ ड्रिंक करके
वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हम भी डिल्यूजन में पड़ जाते हैं। हम जितने होते नहीं उससे ज़्यादा खुद को स्किलफुल समझने लगते हैं। जब 50 लोगों के एक कॉलेज ग्रुप से उसकी ड्राइविंग स्किल के बारे में पूछा गया तो 88% लोगों ने दावा किया वह बेहतर 50% लोगों में आते हैं, जो कि मैथमेटिकली नामुमकिन है। हालांकि अपने बारे में ऐसे ख्याल फ़ायदेमंद भी होते हैं। ख़ास तौर पर इनोवेशन के मामले में सोसाइटी प्रोग्रेस पर डिपेंडेंट होती है। प्रोग्रेस ऐसे लोगों पर डिपेंडेंट होती है जो अनइमेजिनेबल को हकीकत बना सके। ऐसा करने के लिए ड्रीम्स को रियलिस्टिक डाउटर्स को इग्नोर करने की ज़रूरत होती है। दूसरी तरह कहे तो वह खुद को धोखे में रखते हैं, लेकिन खुद को धोखे में रखने का यह प्रोसेस बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। जब दोनों तरफ के लीडर्स हकीकत को इग्नोर करते सोचते हैं कि वह जीत जाएंगे, ऐसे ही जंग होती है और सोसाइटी बर्बाद होती है। अध्याय नंबर 4। कुछ झूठ जिंदगियां बचाते हैं तो दूसरे सामान बेचने में मददगार होते हैं। तो झूठ बहुत सारे मकसद को पूरा करते हैं और हमारी ज़िंदगी का सेंटर होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह इतने पावरफुल होते हैं कि इंसान के सेहत ठीक कर सकते हैं? 1944 में हेनरी बीचर हार्वर्ड के प्रोफेसर थे और इटली के एनजीओ में फ्रेंड कंट्रीज़ की ट्रूप्स की मदद करने वाले डॉक्टर थे। एक दिन एक घायल सोल्जर अर्जेंट ऑपरेशन के लिए पहुंचा, लेकिन बीचर के पास मार्फिन्स नहीं थे। जल्दबाजी में एक नर्स ने मार्फिन बताकर सोल्जर को नमक के पानी की सुई लगा दी और हैरत की बात यह है कि वह कारगर साबित हुआ। सोल्जर फौरन शांत हो गया और ऑपरेशन के दौरान मुश्किल से ही हिला। बीचर ने जो देखा उसे हम अब प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। जब मरीज़ को यकीन होता है कि उसका इलाज हो रहा है तो उस पर असल इलाज की तरह ही असर होता है। यह एक पावरफुल मेडिकल टूल है। हालांकि ऐसा क्यों होता है यह अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। क्यों एक ही दवा एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर और एक नर्वस डॉक्टर के द्वारा दिए जाने पर अलग अलग असर दिखाती है? कॉन्फिडेंट डॉक्टर की दवा ज़्यादा असर होती है, हालांकि प्लेसिबो के असर पर कोई शक नहीं है, इसलिए हाई लेवल पर इसका इस्तेमाल होता है। हाल ही में ऑरेंज हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडी में पाया गया कि 35 से 45% मरीजों को प्रिस्क्राइब की गई दवाइयाँ प्लेसिबो की होती हैं। यह प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है कि इसका इस्तेमाल खाने के टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। 2006 में हंटर सोमरविल नाम के फार्मर कॉमेडियन और एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव में एक सिंपल एडवर्टाइजिंग कैंपेन के साथ पुराने श्रेडेड गेहूं के अनाज को रीइन्वेंट करने का फैसला किया। उन्होंने एक स्क्वायर शेप के अनाज को लिया और उसे 45 डिग्री पर घुमा दिया ताकि वो डायमंड की तरह दिखने लगे, और उसी के हिसाब से उसका नाम रखा द ब्रांड न्यू डायमंड श्रेडी। यह इतना कारगर साबित हुआ कि लोग दावा करने लगे कि डायमंड श्रेडी पुराने अनाज से ज़्यादा टेस्टी है, जबकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। नई इमेज ने प्लेसिबो का काम किया। इसने लोगों को यकीन दिला दिया कि उन्हें कोई नई चीज़ मिल रही है। झूठ की मोरालिटी के बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पाया तो हमारा कल्चर झूठ से भरा हुआ है, लेकिन एक सवाल जवाब नहीं दिया गया, वह यह है कि क्या झूठ बोलना गलत है। बहुत सारे लोगों को बचपन से ही इस बात का यकीन दिलाया गया है कि झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन ना ही बाइबल और ना ही कोई सेकुलर फिलोसोफर कोई डेफिनेटिव जवाब मुहैया करा पाए हैं। हाँ, बाइबल के 10 कमांडेंट में से एक अपने नेबर्स के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए रोकता है, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जहाँ पर झूठ को एक्सेप्टेबल बनाया गया है। मिसाल के तौर पर फिरौन की पत्नी ने हिब्रू बच्चों को बचाने के लिए उनसे झूठ बोला था। बाइबल में इस धोखेबाजी को खुदा के इजाज़त से बोला गया झूठ बताया गया है। तो 1785 में जर्मनी के फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने लिखा था कि झूठ को साफ तौर पर गलत मानना चाहिए क्योंकि यह इंसान की डिग्निटी ख़त्म कर देता है।
लेकिन बाद में कैट ने बताया कि वह सोचते थे कि क्या किसी दोस्त का दिल ना दुखाने के लिए कामना पसंद आने के बावजूद उससे यह कहना ठीक नहीं है कि आपको उसका काम पसंद आया। अल्टीमेटली झूठ को लेकर लोगों की सोच उनके परवरिश पर डिपेंड करती है। 20वीं सदी के शुरुआत में एक जापानीज कैनेडियन प्रोफेसर कांगली ने क्लियर किया कि क्यों कुछ झूठ सही समझे जाते हैं जबकि कुछ गलत। इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए कि लोगों में यह समझ कहाँ से आती है, उन्होंने अलग सिनेरियोज से आने वाले कुछ चाइनीज और कुछ कैनेडियन बच्चों को प्रेजेंट किया। एक स्टोरी में बच्चा अच्छा काम कर रहा है लेकिन वह इस बारे में अपने टीचर से झूठ बोल देता है। कैनेडियन बच्चों का कहना है कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जबकि चाइनीज़ बच्चों का मानना था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर कांगली ने नतीजा निकाला कि बच्चों के अलग ओपिनियन उन्हें सिखाए गए अलग वैल्यूज़ की वजह से थे। कैनेडियन कल्चरल पर्सनल डेवलपमेंट को वैल्यू देता है। अच्छे कामों के बारे में झूठ बोलना न सिर्फ बेईमानी है बल्कि नुकसानदायक भी है। और चूँकि चाइनीज़ कल्चरल ह्यूमिलिटी और सेल्फ इन्फेंसमेंट को वैल्यू देता है, वह इस झूठ को अच्छी निगाह से देखता है। यह दिखाता है कि सामने वाला हम्बल है। यह कहा जा सकता है कि झूठ बोलने के बारे में मोरालिटी हमेशा से परसेप्शन की बात रही है और हमेशा रहेगी। कुल मिलाकर झूठ के बारे में अपनी सोच बदलने का वक्त आ गया है। यह कोई गलत काम नहीं है जो बुरे लोग करते हैं, यह एक इंसानी फितरत है जिसने हमेशा हमारी मदद की है और हमेशा एक यूजफुल टूल रहेगा, ख़ास तौर पर तब जब आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं। क्या करें? अपनी नॉलेज के बारे में सवाल कीजिए। उसके साथ ईमानदार होने का मतलब यह मानना भी है कि आप जो पहले से जानते हैं ज़रूरी नहीं है कि वह सही हो। अगर आप हर मुझे पता है को मुझे लगता है से बदल देते हैं तो आप आसानी से डिस्कशन कर सकेंगे और हो सकता है कि इंसान के प्रोग्रेस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके।